हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP के लिए रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में आज हम पढ़ेंगे सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन जहां से रहेगा कि जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे 38, उसके बाद 53, देन 70 और नेक्स्ट 89। अच्छा, जब भी हम रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं ना, हमारी एक बेसिक अप्रोच रहती है कि हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है ना, उनके बीच डिफरेंस हमें देख लेना है कितना डिफरेंस है। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि 53 और 38 के बीच गैप आता है 15 का, ऐसे ही 70 और 53 के बीच का डिफरेंस है 17, और 89 और 70 के बीच में गैप है 19। अब देखो, यहां से हमें पता लग गया कि जो सीरीज है ना, वो इंक्रीजिंग ओड नंबर की सीरीज है कि पहले 15 का डिफरेंस था, फिर 17 का, फिर 19 का। तो इसी सेम पैटर्न में जो नेक्स्ट गैप रहेगा, नेक्स्ट डिफरेंस रहेगा, वो रहेगा 21 का, कि मतलब 89 और नेक्स्ट नंबर में डिफरेंस है 21 का। तो 89 में अगर हम 21 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 110, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट का आंसर हुआ बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3 या 4 सेकंड में कंप्लीट हो जाने वाला क्वेश्चन है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही मेरे को पता लगता है कि ये सारे जो ऑप्शंस है ना, ये सारे के सारे स्केयर्स हैं। जैसे 121 स्केयर होता है 11 का, 11 का स्केयर इज 121। उसके बाद 13 का स्केयर होता है 169। उसके बाद 15 का स्केयर होता है 225। देन 17 का स्केयर होता है 281। तो हमें यहाँ से क्या चीज़ें पता लगी, एक तो जी ये सारे स्केयर हैं, और स्केयर भी ओड नंबर के इंक्रीजिंग वे में, कि मतलब पहले 11 का स्केयर था, फिर 13 का स्केयर आया, उसके बाद 15 का, देन नेक्स्ट स्केयर था 17 का। तो इसी सेम वे में नेक्स्ट जो स्केयर आना चाहिए वो आना चाहिए 19 का। अब 19 का स्केयर होता है 361, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी। तो सेकंड का आंसर हुआ डी। अच्छा, एक चीज कि आपने क्या करना है, स्केयर्स और क्यूब्स अच्छे से याद कर लेने हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो स्केयर्स और क्यूब्स होते हैं ना, वो रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो स्केयर्स और क्यूब्स अच्छे से याद कर लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं तो मेरे को पता लगता है ये स्केयर्स भी नहीं है जो वैल्यूज गिवन है, ना ही क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से बेसिक अप्रोच पे जाएंगे कि पहले दो नंबर का डिफरेंस। तो 215 एंड 211 में का डिफरेंस है 4। उसके बाद 231 और 215 का डिफरेंस है 16। अब जैसे मेरे को दिखा 4 और 16, तो मेरे को ना एक आइडिया लगा, एक हिंट लगी कि ना यार, जो डिफरेंस है ना, वो स्केयर्स का डिफरेंस लग रहा है मेरे को। कि जैसे 4 होता है वो टू का स्केयर 4 होता है, और 4 का स्केयर 16 होता है। अब इस पॉसिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट वैल्यू पे चले कि 267 और 231 में गैप होता है 36, जो कि 6 का स्केयर होता है, कि 6 का स्केयर इज 36। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि सीरीज क्या है। सीरीज एक तो स्केयर्स की है, ऊपर से ये इवन नंबर के स्केयर हैं, कि मतलब पहले 2 का स्केयर का गैप, उसके बाद 4 के स्केयर का, उसके बाद 6 के स्केयर का। तो जो नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 8 के स्केयर का गैप, कि मतलब 267 और जो नेक्स्ट नंबर है ना, उसके बीच में 8 के स्केयर का गैप है। अब 8 का स्केयर होता है 64, तो 267 में हम ऐड कर देंगे 64, आंसर आ जाएगा 331, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है ओड वन आउट का। ओड वन आउट में भी हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। पहले 2 लेटर्स में हम गैप चेक करेंगे। तो ए और डी में गैप है 3 का, और सेकंड ऑप्शन में एन एंड आर में गैप है 4 का। तो हमें यहां से पता लगता है कि हमारा आंसर ए और बी में ही है, क्योंकि दोनों में गैप अलग है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे ना, हमें पता लग जाएगा ए आंसर हमारा है, बी आंसर है। तो अगर हम सी ऑप्शन पे जाएं, एल एंड पी के बीच गैप है 4 का, विच इज सिमिलर टू ऑप्शन नंबर बी। तो ओड कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया। तो फोर्थ का आंसर आ गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है ना जो, वो थोड़ा सा अलग है। अब इसमें जब हम क्वेश्चन देखें ना, कि जैसे ऑप्शन नंबर ए पे चले, अगर जैसे ए ऑप्शन में क्या है, JNQS, जे और, अच्छा आप ना कॉपी पे लिखते रहना, कि जैसे जे और एन के बीच में गैप है 4 का, एन एंड क्यू के बीच में गैप है 3 का, और क्यू एंड एस के बीच गैप है 2 का, कि मतलब पहले 4 का, फिर 3 का, फिर 2, सारे अलग अलग।
और जब हम बी ऑप्शन में जाए ना तो आर और एस में गैप है 1, एस एंड टी के बीच गैप है 1 और टी और यू के बीच भी गैप है 1, कि मतलब इन की जितनी भी ये वैल्यूज है ना सब में गैप सिमिलर है, जो ए में नहीं था, ए में सब में गैप अलग था। तो मतलब हमें यहाँ से भी पता लग गया ए और बी में से एक आंसर है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे हम जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन सा आंसर है। तो अगर हम सी ऑप्शन में जाके एक बार चेक करें कि टी और वी के बीच गैप है 2, वी एंड एक्स के बीच भी गैप है 2 एंड एक्स और जेड के बीच भी गैप है 2, मतलब हर एक वैल्यू में गैप सिमिलर है, जो बी ऑप्शन में भी सेम था। तो इसी सेम वे में जो हमारा ओड कौन सा हो गया, फिफ्थ का आंसर हो गया ए, क्योंकि यहाँ पे गैप हर एक वैल्यू में अलग था। तो फिफ्थ का आंसर हुआ ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन रहेगा कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा कि इफ 7 इज कोडेड एज 23136, मतलब एस की वैल्यू गिवन है 2, ई की गिवन है 3, वी की गिवन है 1, देन ई की गिवन है 3 और एन की 6। ऐसे ही 8 एज 34579 कि ई की 3 है वैल्यू, आई की 4 है, जी की 5 है, एच की 7 एंड टी की 9। अच्छा एक और चीज़ कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग में ना हमें दो वैल्यू क्यों गिवन होती है, ये इसलिए जैसे हमने एक स्टेटमेंट से मान लो कुछ अपनी ना अप्रोच निकाली कि हाँ ये अप्रोच हो सकती है, तो उस अप्रोच को कंफर्म करने के लिए कि वो अप्रोच ठीक है, जब हम उसी सेम अप्रोच को ना सेकंड स्टेटमेंट में अप्लाई करें और हमारा आंसर सेम आ रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि हाँ जो हम अप्रोच यूज़ करे थे वो सही है। तो एक कंफर्मेशन के लिए दो अप्रोचेज होती हैं ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में। तो कमिंग बैक टू टॉपिक कि 8 की वैल्यू है 34579, तो व्हाट विल बी कोड फॉर 9। अब देखो जब हम ना पहली दो स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ से ना हमें ई की वैल्यू साफ दिखती है कि जब 7 में ना 2 बार ई गिवन है और उसके कोड में भी ई की प्लेस पे 2 बार 3 गिवन है, कि मतलब ई की वैल्यू 3 हो सकती है। अभी एक पॉसिबिलिटी है। अभी हम सेकंड स्टेटमेंट में चेक करें, अगर ई की वैल्यू ई पहली प्लेस पे है और इसके कोड में भी फर्स्ट प्लेस पे 3 है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया ई की वैल्यू तो है 3। अब जब हमारे क्वेश्चन में देखें हमें 9 में लास्ट पे है ई, तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 3 लिखा होगा ना वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो वो सिर्फ है ऑप्शन नंबर 1, तो 6 का आंसर हो गया 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा जो 7th क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में आपको ना एक और चीज़ आनी चाहिए कि जैसे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ना ए किस प्लेस पे आता है, जैसे A1 पे आ गया, उसके बाद B2 पे आ गया, तो आपको ना ये नंबर्स पता होने चाहिए फॉरवर्ड से भी और उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग से भी, कि जैसे A फॉरवर्ड से फर्स्ट पे आता है और A बैकवर्ड से 26 पे आता है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। और नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं कि कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन करते हैं कि जैसे इफ़ ए इज 1, कि मतलब ये फॉरवर्ड काउंटिंग टाइप से इन्होंने ए की प्लेस वैल्यू निकाली हुई है कि अगर ए 1 है और एंड 19 है। अब एंड 19 कैसे हुआ कि मान लो ए फर्स्ट प्लेस पे आता है, उसके बाद एन आता है 14th पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में और डी आता है 4 पे। अब इन तीनों को ऐड कर दिया अगर 14 + 4 18 + 1 19, तो मतलब हाँ ये सही बात है कि इन्होंने फॉरवर्ड मैनर में ऐड किया हुआ है इनकी प्लेसेस को। तो इसी सेम वे में हमें बताना है एंड की क्या प्लेस आएगी। तो अगर हम देखें ए की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में पोजीशन होती है फर्स्ट, उसके बाद एन की होती है 14 एंड टी की होती है 20, ऐड कर दे तो आंसर आ जाएगा 35, विच इज़ प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट जो इस क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 से। ई की वैल्यू है 5, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई की वैल्यू होती है, उसके बाद पेन की है 35। कैसे हुई कि पी की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यू होती है 16, ई की होती है 5 और एन की होती है एन की वैल्यू होती है 14। अगर हम इन्हें ऐड कर दें आंसर आएगा 35। तो इसी सेम वे में इन्होंने पूछा है पेज की क्या वैल्यू होगी जी, बताओ पेज की वैल्यू बताओ। तो हम देखें अगर पी की वैल्यू होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में 16, ए की 1, उसके बाद जी की वैल्यू होती है 7 और ई की वैल्यू होती है 5। तो अगर हम इन 16 + 1 + 7 + 5 करें तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, विच इज़ 29।
जो प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर सी में। तो 8th का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये करके आज हमने कुछ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस किए। अब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो। और रीजनिंग का ना बस बेसिक फंडा ये है, आपने ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही ज़्यादा आपको रीजनिंग अच्छे से समझ आएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू एंड प्रिपेयर वेल।